नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं नवल जहांगीर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं नवल बायोलॉजी क्लासेस में, जहां मैं आपको पढ़ा रहा हूं लैब असिस्टेंट की बायोलॉजी। इसमें अपने जो मोस्ट ऑफ द टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं टू द पॉइंट एनसीईआरटी। आज अपना टॉपिक जो स्टार्ट करेंगे हम वो है सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन के अंदर परिसंचरण तंत्र। ये अपना सिलेबस में दिया हुआ है। स्टार्ट करते हैं। देखिए इधर यहाँ पर अपना जो सिलेबस दिया हुआ है उसमें दिया हुआ है टॉपिक सर्कुलेटरी एंड एंडोक्राइन सिस्टम ऑफ ह्यूमन, मानव में परिसंचरण तंत्र, जिसमें क्या क्या पढ़ना है। एक तो हृदय की संरचना पढ़नी है, रक्त संगठन पढ़ना है, ब्लड ग्रुप पढ़ना है, रक्त का थक्का जमना पढ़ना है, लसिका ग्रंथियां पढ़नी है, एंटीजन एंटीबॉडी के बारे में इन्होंने दिया हुआ है वो पढ़ेंगे, अंतःस्रावी ग्रंथियां, उनके हार्मोन। तो पहला हम यहाँ पर लेकर आए हैं जो है शरीर द्रव्य व परिसंचरण तंत्र, मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम। देखिए ये सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है, जैसे कि हमारी बॉडी में पूरा ब्लड फ्लो हो रहा है, तो ब्लड काम क्या कर रहा है, ब्लड वह पाथवे क्रिएट कर रहा है जिसके थ्रू जो हम खाना खा रहे हैं या ऑक्सीजन अंदर जा रही है उसको टारगेट ऑर्गन तक पहुंचाने का काम कौन करता है, ब्लड करता है। तो ब्लड ये सारा काम करता है और वहां से जो वेस्ट मटेरियल की फॉर्म में जैसे CO2 है उसको बाहर लाने का काम भी कौन करता है, ब्लड करता है। तो यहाँ पर ब्लड किस तरह से काम करता है, इस ब्लड का सर्कुलेशन कौन करवा रहा है, ह्यूमन का हार्ट करवा रहा है। तो हार्ट कैसे काम करता है, हार्ट कब से आया और किस किस ऑर्गन में कैसा होता है, तो हम पढ़ेंगे। जटिल प्राणी ऑक्सीजन पोषण व अन्य आवश्यक पदार्थों के परिवहन के लिए विशेष तरल का उपयोग करते हैं। कॉम्प्लेक्स एनिमल्स, मनुष्य सहित उच्च प्राणियों में रक्त मतलब ब्लड इस उद्देश्य में काम आने वाला सर्वाधिक सामान्य तरल है। मतलब ब्लड क्या कर रहा है, हमारे ऑक्सीजन व पोषण पदार्थों को टारगेट ऑर्गन तक पहुंचा रहा है। एक अन्य शारीरिक द्रव लसिका भी कुछ विशेष तत्वों के परिवहन के में क्या करता है, सहायता करता है। तो लसिका किसके लिए करता है बेटा, हमारी स्पेशली एंटीबॉडीज होती है। एंटीबॉडीज मतलब हमारा प्रतिरक्षा तंत्र होता है किसमें, लसिका में। लसिका भी बनता किससे है, ब्लड से ही बनता है भाई, बता देते हैं। पहले हम पढ़ेंगे ब्लड के बारे में कि ब्लड बनता कहां पर है, उसका कंपोजिशन क्या होता है। देखिए ब्लड एक विशिष्ट संयोजी ऊतक है जो तरल मैट्रिक्स, प्लाज्मा और रक्त कोशिकाओं का बना होता है। इसमें दो पार्ट होते हैं, लिक्विड और सॉलिड। एक तरह से तो प्लाज्मा क्या है, लिक्विड पार्ट है और 55% होता है। इन रक्त कोशिकाओं का संगठित पदार्थ है। यह प्लाज्मा रक्त का लगभग 55% भाग बनाता है, जबकि संगठित पदार्थ कितना, 45%। सेल जिसको हम फोर्ड पार्टिकल्स बोलते हैं वो 45% बनाता है और ये कितना बनाता है, प्लाज्मा 55। ये रक्त के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं, हेमेटोलॉजी। रक्त निर्माण की क्रिया को बोलते हैं हीमोपोइसिस। लाल अस्थि मज्जा, रेड बोन मेरो में हमारी जो बोन्स होती है ना, उसमें जो प्लेस होता है बोन मेरो, तो वहां रेड बोन मेरो में किसका फॉर्मेशन होता है, आरबीसी का। कलर कैसा है, रेड। पीएच कौन सी है, 7.4। अल्प क्षारीय, हल्का क्या ये, बेसिक है। शरीर के भार का कितना, 7 to 8% भार हमारी बॉडी में का जो है उसका ब्लड होता है। आयतन नर में बात करें तो 5 से 6 लीटर और मादा में कितना, 4 से 5 लीटर होता है नॉर्मल एवरेज। रक्त एक आभासी संयोजी ऊतक है। आभासी मतलब एक फॉल्स है, नॉट द ट्रू कनेक्टिव टिश्यू। क्यों है, रक्त की कोशिकाओं में विभाजन नहीं होता। सबसे पहले तो आरबीसी में याद रखना, विभाजन नहीं होता। क्यों नहीं होता बेटा, क्योंकि उसमें न्यूक्लियस नहीं होता। रक्त की मैट्रिक्स तंतु रहित होती है, मतलब इसमें जो मैट्रिक्स होती है उसमें कोई फाइबर्स नहीं होते हैं। रक्त की मैट्रिक्स का संश्लेषण व स्त्रवण यकृत व लसिका अंगों द्वारा होता है। इसके मैट्रिक्स का संश्लेषण और सीक्रेशन यकृत और लसिका अंगों द्वारा होता है। हमारी बॉडी में पढ़ेंगे हम कौन से लिम्फेटिक ऑर्गन होते हैं, प्लाज्मा। तो हम पढ़ रहे हैं ब्लड के कंपोजिशन, प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड पार्टिकल्स। प्लाज्मा कितना है, 55% एंड फॉर्म्ड पार्टिकल्स कितना है, 45%। प्लाज्मा देखते हैं। रक्त के मैट्रिक्स को प्लाज्मा कहा जाता है। ये हल्के पीले रंग का गाढ़ा तरल होता है। प्लाज्मा का संगठन यदि बात करें तो जल होता है, इसमें 90 से लेकर 92% और प्रोटीन होते हैं। प्लाज्मा का लगभग 6 से 8% भाग बनाते हैं। कौन कौन सी प्रोटीन है, यहां से क्वेश्चन बनेगा तो याद रखना कौन कौन सी प्रोटीन है। फाइब्रिनोजन, ग्लोबुलिन, देन एल्बुमिन प्लाज्मा में मुख्य प्रोटीन है। यहां से क्वेश्चन बनेगा बेटा, यहां से बनता है तो याद रखना तीनों, फाइब्रिनोजन, ग्लोबुलिन, एल्बुमिन है। देन एल्बुमिन के बारे में पढ़ते हैं।
एल्बुमिन क्या करती है, देखिए यह परासरणीय संतुलन में सहायक होता है और ये रक्त के कोलाइडी परासरणीय दाब को बनाए रखता है, जिसका मान 28 से 32 mmHg होता है। इसका उत्पादन व संश्लेषण यकृत में होता है। यह सबसे छोटा प्लाज्मा प्रोटीन है। याद रखना, एल्बुमिन सबसे छोटा क्या है, प्लाज्मा प्रोटीन है। तो एल्बुमिन। दूसरा है ग्लोबुलिन। देखिए दूसरा प्रोटीन कौन सा है बेटा, ग्लोबुलिन, और इसका बहुत इंपॉर्टेंट काम है। क्या फंक्शन है, यह प्राथमिक रूप से शरीर की प्रतिरक्षा क्रियाविधि में सम्मिलित होता है। अतः रक्त में एल्बुमिन व ग्लोबुलिन का अनुपात 2:1 होता है। तो ये इंपॉर्टेंट फंक्शन है। ये किससे रिलेटेड है, एंटीबॉडी से। हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो कौन सी प्रोटीन से बनता है, ग्लोबुलिन प्रोटीन से बनता है बेटा। किससे बनता है, ग्लोबुलिन प्रोटीन से बनता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से बन सकता है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं इसको मार्क कर रहा हूं। यहां से एक क्वेश्चन बनेगा तो इसको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। प्रतिरक्षा कौन से वाले प्रोटीन से आती है, ग्लोबुलिन से। इसका संश्लेषण और श्रवण यकृत व लसिका अंगों द्वारा किया जाता है। किसके थ्रू किया जाता है, यकृत और लिम्फ ऑर्गन के थ्रू किया जाता है। किसका संश्लेषण, ग्लोबुलिन का संश्लेषण। क्वेश्चन यहीं से बनेगा बेटा, यहीं से बनेगा एक तो, और ये भी बनेगा। फाइब्रिनोजन, ग्लोबुलिन तथा एल्बुमिन प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं। एल्बुमिन क्या करता है, ऑस्मोलिटी को कंट्रोल करता है, ब्लड में ऑस्मोलिटी परासरण दाब को एक तरह से कंट्रोल करता है। ग्लोबुलिन क्या करता है, एंटीबॉडी से रिलेटेड है। अब हमारे पास में रक्त में 3 प्रकार के ग्लोबुलिन्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं, याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अल्फा ग्लोबुलिन, बीटा ग्लोबुलिन, गामा ग्लोबुलिन। अब इसमें से भी कौन सा है जो स्पेशली किससे रिलेटेड है, एंटीबॉडी से। तीनों के नाम याद रखना, कौन कौन से हैं, अल्फा, बीटा एंड गामा। अल्फा ग्लोबुलिन क्या करता है, यकृत में संश्लेषित होता है और यह कॉपर का परिवहन करता है। यकृत में संश्लेषित होता है, यह आयरन का परिवहन करता है। कौन, बीटा। लेकिन गामा इंपॉर्टेंट, गामा लसिका अंगों द्वारा उत्पादित होता है, लिम्फ ऑर्गन द्वारा, और प्रतिरक्षा काय एंटीबॉडी के रूप में उपस्थित होता है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, बस यहां से क्वेश्चन बनेगा आप लोगों का। गामा ग्लोबुलिन लसिका अंगों द्वारा उत्पादित होता है, प्रतिरक्षा कायो एंटीबॉडी के रूप में उपस्थित होता है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, यहां से क्वेश्चन बनेगा। ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि कौन सा ग्लोबुलिन है जो एंटीबॉडी बनाता है, तो गामा ग्लोबुलिन बनाता है। और वह भी कौन कौन सी, बेटा देख लो इधर, यह शरीर की प्रतिरक्षा अनुक्रिया के लिए होता है। यह इसे इम्यूनोग्लोबिन भी कहा जाता है। किसे, गामा ग्लोबुलिन को इम्यूनोग्लोबिन भी कहते हैं। तो ये क्वेश्चन की लाइन है, यहां से क्वेश्चन बन सकता है गामा ग्लोबुलिन को। अब थर्ड इसमें हमारे पास में कौन सी है, फाइब्रिनोजन। कौन सी बेटा है, फाइब्रिनोजन प्रोटीन। प्रोथ्रोम्बिन या फाइब्रिनोजन प्रोटीन है। यह यकृत द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं और यह सबसे बड़ा प्लाज्मा प्रोटीन है। यह रक्त स्कंदन के लिए आवश्यक होता है। अंडरलाइन कर लीजिए, सबसे बड़ा प्लाज्मा प्रोटीन, सबसे बड़ा प्लाज्मा प्रोटीन कौन सा है, सबसे बड़ा प्लाज्मा प्रोटीन आप लोगों का है फाइब्रिनोजन। और यह रक्त स्कंदन में मतलब ब्लड क्लोटिंग में भी क्या करता है, काम करता है। तो प्रोथ्रोम्बिन या फाइब्रिनोजन। तो 3 प्रोटीन कौन कौन से होते हैं, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन एंड फाइब्रिनोजन। 3 प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं किसमें, प्लाज्मा में। और ये प्रोटीन जब ब्लड फिल्टर होता है किससे, नेफ्रॉन से, तो ग्लोमेरुलस में क्या नहीं होते, ये पास आउट नहीं होते, मतलब ये पीसीटी वगैरह में नहीं जाते हैं। हमने कल पढ़ा था उत्सर्जन तंत्र में। तो ये प्रोटीन है वो जो पास आउट नहीं होते। यदि आपको ढंग से पढ़ा है तो वो याद रह जाएगा। प्लाज्मा में अनेक खनिज आयन जैसे सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट व क्लोराइड भी पाए जाते हैं। शरीर में संक्रमण की आवश्यकता होने पर, संक्रमण की अवस्था होने के कारण ग्लूकोज, अमाइनो अम्ल तथा लिपिड भी प्लाज्मा में पाए जाते हैं। रुधिर का थक्का बनाने व स्कंदन के अनेक कारक प्रद्रव्य के साथ निष्क्रिय दशा में रहते हैं, इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं। इसमें बिना थक्का व स्कंदन कारकों के प्लाज्मा को सीरम कहते हैं। अंडरलाइन कर लेना, बिना थक्का या स्कंदन कारक को प्लाज्मा को क्या बोलते हैं, सीरम। यदि हम लोग प्लाज्मा में से क्लोटिंग फैक्टर निकाल दें तो बचेगा क्या, ओनली सीरम बचेगा। येलोइश पार्ट क्या कहलाता है, सीरम कहलाता है। अंडरलाइन कर लेना इसको भी। बिना थक्का व स्कंद कारकों के प्लाज्मा को सीरम कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, सीरम बोलते हैं। ठीक है,
चलिए भाई आगे चलते हैं। संगठित पदार्थ, अब फॉर्म्ड पार्टिकल्स पढ़ते हैं, जो कितने होते हैं 45% होते हैं। तो स्पेशली हमारे पास में 3 होते हैं, कौन कौन सी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। तो देखिए पहली तो है एरिथ्रोसाइट जिसको हम आरबीसी बोलते हैं, डब्ल्यूबीसी जिसे ल्यूकोसाइट बोलते हैं, तथा प्लेटलेट्स जिसे पट्टिकाणु बोलते हैं, को संयुक्त रूप से संगठित पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं, फॉर्म्ड पार्टिकल्स या फॉर्म्ड एलिमेंट। ये रक्त के प्लाज्मा में 45% भाग बनाते हैं। कितना बनाते हैं, 45। अब एक एक करके सबको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे किसको, आरबीसी को, एरिथ्रोसाइट को। एरिथ्रोसाइट या रक्ताणु या लाल रुधिर कणिकाएं अन्य सभी कोशिकाओं की संख्या में सबसे अधिक होती है। डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स हैं। ये एक स्वस्थ मनुष्य में कणिकाएं लगभग 50 से 50 लाख प्रति मिलीमीटर रक्त में होती हैं। वयस्क अवस्था में लाल रुधिर कणिकाएं लाल अस्थि मज्जा में बनती हैं। यहां से बन सकता है क्वेश्चन, याद रखना। कहां बनती है, रेड बोन मैरो में बनती है। कहां बनती है भाई, रेड बोन मैरो में बनती है। कौन, आरबीसी। अधिकतर स्तनधारियों की लाल रुधिर कणिकाओं में केंद्रक नहीं होता। अपवाद स्वरूप किन में होता है हम बता देंगे। तथा इनकी आकृति उभयाउतल बाइकॉन्केव होती है। इनका लाल रंग लोह युक्त जटिल प्रोटीन हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन एक क्या है, आयरन पिगमेंट, आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है। स्वस्थ मनुष्य में प्रति 100 मिलीलीटर रक्त में लगभग 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन पाया जाता है। यहां से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, यदि वो वन लाइनर डाटाबेस या कथन में पूछ सकते हैं, कथन कारण में पूछ सकते हैं कि प्रति 100 मिलीलीटर ब्लड में 12 से 16 ग्राम क्या मिलता है, हमें हीमोग्लोबिन मिलता है। इन पदार्थों की श्वसन गैसों के परिवहन में महत्वपूर्ण भूमिका होती है, किसकी, हीमोग्लोबिन की। लाल रक्त कणिकाओं की औसत आयु 120 दिन होती है। तत्पश्चात इनका विनाश प्लीहा में रक्त कणिकाओं के कब्रिस्तान में हो जाता है। मतलब ये विभाजित नहीं होती, इनका लाइफ साइकिल जो होता है वो 120 दिन का होता है। किनका, आरबीसी का, क्योंकि इनके पास में न्यूक्लियस नहीं है इसलिए क्या नहीं होती, इनका विभाजन नहीं होता। अब पढ़ेंगे डब्ल्यूबीसी। किसको पढ़ेंगे बेटा, डब्ल्यूबीसी या ल्यूकोसाइट को। हीमोग्लोबिन के अभाव के कारण रंगहीन होने से श्वेत रुधिर कणिकाएं भी कहते हैं, इनमें केंद्रक पाए जाते हैं। ये मतलब विभाजित होती हैं तथा इनकी संख्या लाल रक्त कणिकाओं की अपेक्षा कम होती है। औसतन कितनी, 6000 से 800 प्रति घन मिलीमीटर रक्त होती है। सामान्यतः ये कम समय तक जीवित रहती हैं। इनको 2 मुख्य श्रेणियों में बांटा गया है, एक तो ग्रेनुलोसाइट और एक है एग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट 3 टाइप की होती हैं, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स सबसे ज्यादा होती हैं और बेसोफिल्स सबसे कम होती हैं संख्या में। एंड देन ग्रेनुलोसाइट के बाद में एग्रेनुलोसाइट हमारे पास में क्या है, लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट। तो लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट। अब ये न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स ये किस बेसिस पर है, न्यूट्रोफिल्स, एसिडोफिल्स एंड बेसोफिल्स। ये डाई होती है ना, रंजक, उनसे क्या होते हैं, अभिरंजित हो जाते हैं, उसके आधार पर इनका नाम रखा गया है। ये किसी भी डाई से अभिरंजित नहीं होती तो इसको न्यूट्रल लिखा है। ये एसिडिक से हो जाती है तो एसिडोफिल या एसिडोफिल्स, ये बेसिक से होती है तो बेसोफिल्स। इस तरह से इनके नाम दिए गए हैं। तो ये सबसे ज्यादा होती हैं, ये सबसे कम होती हैं। तो याद रखना आप लोगों को, इससे एक सीक्वेंस पूछ सकते हैं कि सबसे ज्यादा कौन सी होती है, न्यूट्रोफिल, सबसे कम कौन सी होती है, बेसोफिल्स। तो सीक्वेंस आप इस तरह से रख सकते हैं, NLM EB। तो ये हो गया सीक्वेंस। एंड न्यूट्रोफिल एल क्या है, लिम्फोसाइट, एम क्या है, मोनोसाइट, ए क्या है, एओसिनोफिल्स, बी क्या है, बेसोफिल्स। तो ये सबसे कम इस तरह से सीक्वेंस होती हैं। श्वेत रुधिर कोशिकाओं में न्यूट्रोफिल्स की संख्या सबसे अधिक। ये रहा, आ गया क्वेश्चन। यहां से आता है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन की लाइन है, श्वेत रुधिर कोशिकाओं में न्यूट्रोफिल्स की संख्या सबसे अधिक, लगभग 60 से 65%, तथा बेसोफिल्स की संख्या सबसे कम, लगभग कितना, 0.5 to 1% होती हैं। तो यहां से याद रखना कौन सी, न्यूट्रोफिल्स और बेसोफिल्स सबसे आगे पीछे रहेंगे। अब ये तो इन्होंने डायग्राम दिए हुए हैं एनसीईआरटी में, ये आरबीसी का, ये प्लेटलेट्स का, ये एओसिनोफिल्स है, बेसोफिल्स है, न्यूट्रोफिल्स है, मोनोसाइट है, लिम्फोसाइट है। 2 टाइप की होती है, टी लिम्फोसाइट एंड बी लिम्फोसाइट। अब देखिए आगे न्यूट्रोफिल्स के बारे में पढ़ते हैं। न्यूट्रोफिल्स तथा मोनोसाइट कितना होता है, 6 से 8% भक्षण कोशिकाएं होती हैं। न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट किस नेचर की होती है बेटा, फेगोसाइटिक होती हैं। याद रखना, न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट है ना, फेगोसाइटिक नेचर। फेगोसाइटिक का मतलब क्या है कि ये पूरी सेल को क्या कर लेती है, एनग्लफ कर लेती है, निगल जाती है।
जो कि अंदर प्रवेश करने वाले बाह्य जीवों को समाप्त करती है, फॉरेन पार्टिकल्स को क्या करती है, समाप्ति कर देती है। बेसोफिल्स हिस्टामिन, सेरोटोनिन व हिपेरिन आदि का स्रावन करती हैं। बस ये क्वेश्चन की लाइन है, यहां से क्वेश्चन बनेगा। जो बेसोफिल्स है ना वो हिस्टामिन, सेरोटोनिन और हिपेरिन आदि का स्रावन करती हैं। ये आप लोगों की क्वेश्चन की लाइन है, इंपॉर्टेंट, ये याद रखना कि बेसोफिल्स 3 पदार्थों का स्रावन करती है। कौन सा? सेरोटोनिन, हिस्टामिन और हिपेरिन। अब देखो हिस्टामिन कब रिलीज होता है? एलर्जी के टाइम पर। किसी भी टाइप की आपको जो एलर्जी हो जाती है, इचिंग वगैरह होती है, तो उसमें क्या होता है, हमारी बॉडी ज्यादा क्या करती है, एंटीबॉडी रिलीज करती है। तो एंटीबॉडी रिलीज करती है, यदि आप डॉक्टर के पास जाएंगे ना तो एंटीहिस्टामिन लिखेगा आपको। एलर्जी में कौन सी मेडिसिन दी जाती है? एंटीहिस्टामिन। एलर्जी के टाइम पे आपकी बॉडी में हिस्टामिन का अमाउंट बढ़ जाता है, हिस्टामिन रिलीज होता है। तो देखिए इधर यहां से क्वेश्चन बनेगा भाई, याद रखना ये क्वेश्चन का पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है। बेसोफिल्स हिस्टामिन, बेसोफिल्स क्या करती हैं? हिस्टामिन, सेरोटोनिन एंड हिपेरिन, याद रखना H2S तथा शोधकारी क्रियाओं में सम्मिलित होते हैं। शोधकारी मतलब स्वेलिंग में। इओसिनोफिल्स 2 से 3% संक्रमण से बचाव करती है, किससे? इन्फेक्शन से बचाव करती है, और इतनी मात्रा में होती हैं तथा एलर्जी प्रतिक्रिया में सम्मिलित होती है। कौन? इओसिनोफिल्स। लिम्फोसाइट कितना होता है? 20 से 25%। मुख्य से 2 प्रकार की होती हैं, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। कौन कौन सी बेटा? बी एंड टी लिम्फोसाइट हमारे पास होती हैं। बी और टी दोनों प्रकार की लिम्फोसाइट शरीर की प्रतिरक्षा के लिए क्या है? इंपॉर्टेंट है, उत्तरदायी है। बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट किस आधार पर नाम होता है? देखो बी लिम्फोसाइट बनती भी बोन मैरो में है और मैच्योर भी बोन मैरो में होती है, इसलिए बोलते हैं बी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट बनती तो बोन मैरो में है लेकिन मैच्योर थाइमस में होती है। यहां पर हमारे पास एक ग्लैंड होती है जिसे बोलते हैं थाइमस, उसमें टी लिम्फोसाइट मैच्योर होने के कारण उसको बोलते हैं टी लिम्फोसाइट। तो देखो अब हमारे पास में हमने WBC पढ़ लिया, RBC पढ़ लिया। अकॉर्डिंग टू NCERT हमारे पास में प्लेटलेट्स हैं। प्लेटलेट्स को दूसरा नाम क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। ये मेगा कैरियोसाइट है, अस्थि मज्जा की विशेष कोशिकाओं के टुकड़े विखंडन से बनती हैं। अस्थि मज्जा की विशेष कोशिकाएं जो टूट जाती हैं उससे मेगा कैरियोसाइट बनती है। रक्त में इनकी संख्या 1.5 से 3 लाख प्रति घन मिलीमीटर। प्लेटलेट्स कई प्रकार के पदार्थ स्रावित करती हैं जिनमें अधिकांश रुधिर का थक्का जमाने में सहायक है। प्लेटलेट्स की संख्या में कमी के कारण स्कंद या जमाव में विकृति हो जाती है और शरीर में अधिक रक्तस्राव होता है। किसके कारण? प्लेटलेट्स के नंबर के कम हो जाने से। तो जो ब्लड है ना वो क्लॉट नहीं हो पाता और ब्लीडिंग होती रहती है। अब हम पढ़ेंगे इसमें ब्लड ग्रुप। देखो बेटा हमारी बॉडी में 2 चीजें होती है, एक तो होता है एंटीजन, एक होता है एंटीबॉडी, और दोनों ही प्रोटीन के बने होते हैं। एंटीजन हमारी बॉडी में RBC के सरफेस पे होते हैं और एंटीबॉडी प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं। कहाँ होते हैं? प्लाज्मा में। तो ब्लड ग्रुप कहाँ से आया है? एंटीजन के बेसिस पर। एंटीजन क्या होते हैं? जो RBC हमने पढ़ी ना अभी, RBC रेड ब्लड सेल्स, उसकी सरफेस पर जो एंटीजन प्रेजेंस होता है वही ब्लड ग्रुप होता है। तो हमारे पास में कौन कौन से एंटीजन है? 3 एंटीजन है, 2 एंटीजन है नॉर्मली। देखो पढ़ते हैं पहले ब्लड ग्रुप को। जैसा कि आप जानते हैं कि मनुष्य का रक्त एक जैसा दिखते हुए भी कुछ अर्थों में भिन्न है। रक्त का कई तरीकों से समूहीकरण किया गया है। इसमें 2 मुख्यतः ग्रुप हैं, ABO तथा RH का उपयोग पूरे विश्व में होता है। ABO मुख्यतः लाल रुधिर कणिकाओं की सतह पर, याद रखो ये रहा, सतह पर 2 एंटीजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति पर निर्भर करता है। AB ब्लड ग्रुप किसकी वजह से आया? एंटीजन की वजह से। एंटीजन कहाँ होते हैं? RBC के सरफेस पर। देखो इधर ये डायग्राम आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ये साइंटिस्ट है हमारे पास में कार्ल लैंडस्टीनर, इन्होंने क्या है ब्लड ग्रुप डिस्कवर्ड किया था। इट इंक्लूड ABO ग्रुप एंड RH ग्रुपिंग। देखो ये हमारे पास में एक ब्लड ग्रुप है, ब्लड ग्रुप A है, इस पर ये वाला एंटीजन है, कौन सा? स्टार वाला, तो ये हो गया A ब्लड ग्रुप क्योंकि एंटीजन A है। B पर कौन सा एंटीजन है? ये सर्कल वाले एंटीजन है, तो ये हो गया B ब्लड ग्रुप।
इस पर दोनों हैं, सर्कल भी है और स्टार भी है, सर्कल भी है और ट्राइंगल भी है, सर्कल और ट्राइंगल। तो ये कौन सा हो गया, ए बी ब्लड ग्रुप। इस पर कुछ भी एंटीजन नहीं है तो ये कौन सा ब्लड ग्रुप हो गया, ओ ब्लड ग्रुप। तो ऑन द बेसिस ऑफ एंटीजन प्रेजेंस ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी ब्लड ग्रुप डिवाइड ऑन अ 4 पार्ट। आगे बात समझ में, ये यूं बोल रहा है कि आरबीसी की सतह पर पाए जाने वाले एंटीजन के आधार पर हमारे पास में 4 ब्लड ग्रुप होते हैं। यदि सरफेस पर ए एंटीजन पाया जाता है तो ए ब्लड ग्रुप, सरफेस पर बी एंटीजन पाया जाता है तो बी ब्लड ग्रुप, सरफेस पर ए बी ब्लड ग्रुप इसलिए बोलेंगे क्योंकि ए बी एंटीजन मिलते हैं तो हो गया ए बी ब्लड ग्रुप। और जिस पर कोई एंटीजन नहीं मिलता आरबीसी के सरफेस पर उसे बोलते हैं ब्लड ग्रुप ओ ब्लड ग्रुप। तो चलिए आगे चलते हैं, देखिए अपना। तो ब्लड ग्रुप कितने हो गए, 4। एंटीजन कौन सा हो गया, प्रतिजन सेम होगा, ए पर ए एंटीजन, बी पर बी एंटीजन, ए बी पर ए बी एंटीजन, ओ पर एंटीजन नहीं होता। अब प्लाज्मा में उपस्थित होती है क्या, एंटीबॉडी, और एंटीबॉडी होती है डिफरेंस। तो ए पर कौन सी एंटीबॉडी होगी, बी पे कौन सी एंटीबॉडी होगी, ए बी में कोई एंटीबॉडी नहीं होती। ओ में कौन सी एंटीबॉडी होती है, ए बी एंटीबॉडी होती है। तो इसके बेसिस पर ए ब्लड ग्रुप क्या होता है बेटा, यूनिवर्सल रिसीवर। देखो अब आपको बताते हैं कि ए वाला ए का ब्लड ग्रुप भी ले सकता है और ओ वाला भी उसे दे सकता है, बी वाला बी से भी ले सकता है और ओ से भी ले सकता है, ए बी ब्लड ग्रुप वाला ए बी से भी ले सकता है, ए से भी ले सकता है, बी से भी ले सकता है, ओ से भी ले सकता है। क्यों, इसके पास में कोई एंटीबॉडी नहीं है, मतलब ये हमला नहीं कर सकता। ओ ब्लड ग्रुप क्या है, ये यूनिवर्सल डोनर है, ये ए को भी दे रहा है, ये बी को भी दे रहा है, ए बी को भी दे रहा है, लेकिन रिसीव किसका कर सकता है, रिसीव के ओनली खुद का ही कर सकता है। यूनिवर्सल डोनर कौन है, ओ, यूनिवर्सल रिसीवर कौन है, ए बी। तो देखो ए बी सबका ब्लड ले सकता है लेकिन ओ किसका ले सकता है, खुद का ही ले सकता है, लेकिन ओ सबको दे सकता है। तो यूनिवर्सल डोनर कौन हुआ, ओ ब्लड ग्रुप, रिसीवर कौन हुआ, ए बी ब्लड ग्रुप। देखिए दाता एवं ग्राही के रक्त समूहों का रक्त चढ़ने से पहले सावधानी पूर्वक मिलान कर लेना चाहिए जिससे रक्त स्कंदन या आरबीसी के नष्ट होने जैसी गंभीर परेशानियां ना हो। दाता संयोजकता डोनर कंपेटिबिलिटी तालिका में दर्शाई गई है कि किस किस से कौन ब्लड ग्रुप ले सकता है। उपरोक्त तालिका में यह स्पष्ट है कि रक्त समूह ए ओ क्या है, सार्वत्र दाता जो सभी को समूहों को रक्त प्रदान कर सकता है, और रक्त समूह ए बी क्या है, सार्वत्र ग्राही मतलब सभी प्रकार के रक्त समूहों से रक्त ले सकता है, कौन, ए बी। तो बेटा यहां पर तो हम लोगों ने ब्लड ग्रुप कितने पढ़े, 4, ए बी और ओ। लेकिन अब एक और फैक्टर होता है RH फैक्टर, उसके बेसिस पर ब्लड ग्रुप 8 टाइप के हो जाते हैं। यदि प्रेजेंट है RH फैक्टर तो पॉजिटिव, और RH फैक्टर प्रेजेंट नहीं है तो नेगेटिव। मोस्ट ऑफ द, यदि हम अर्थ पे बात करें जितने भी ऑर्गेनिज्म जो ह्यूमन है उसमें 90% लोग पॉजिटिव हैं और 10% नेगेटिव हो सकते हैं। तो ये RH फैक्टर यदि प्रेजेंट है तो ए बी और O, तो क्या बोलेंगे, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव एंड O पॉजिटिव। 4 तो ये हो गए। दूसरा ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, ए बी नेगेटिव और O नेगेटिव, 4 ये हो गए। तो 8 ब्लड ग्रुप हो जाते हैं हमारे पास में। देखो RH एक अन्य एंटीजन RH है जो लगभग 80% मनुष्य में पाया जाता है। यह RH एंटीजन रिसस बंदर में कहाँ है, डिस्कवर किया गया है। पाए जाने वाले एंटीजन के समान है। ऐसी व्यवस्था जिसमें RH एंटीजन होता है उसे RH सहित RH पॉजिटिव, और जिसमें ये नहीं होता उसे RH नेगेटिव कहते हैं। यदि RH नेगेटिव के व्यक्ति के रक्त के RH सहित पॉजिटिव के साथ मिलाया जाए तो व्यक्ति में RH नेगेटिव के विरुद्ध विशेष एंटीबॉडी बन जाती हैं। ये यूं बोल रहा है, जिसका ब्लड ग्रुप RH नेगेटिव है और उसके साथ में RH पॉजिटिव मिला दिया जाए तो उसके अगेंस्ट RH नेगेटिव क्या बनाता है, एंटीबॉडी बना लेता है। अतः रक्त आदान प्रदान करने से पहले RH समूह का मिलाना भी आवश्यक है। ये भी देखना जरूरी है कि A पॉजिटिव है और कि A नेगेटिव है तो A पॉजिटिव पर्सन को A पॉजिटिव ही ब्लड देना है, A नेगेटिव पर्सन को A पॉजिटिव नहीं देना है, अदरवाइज वो A नेगेटिव वाला पर्सन A पॉजिटिव के लिए क्या बना देगा, एंटीबॉडी बना देगा। तो ये वही बात बोल रहा है। इस एक विशेष प्रकार की RH अयोग्यता को एक गर्भवती माता RH नेगेटिव तथा उसके गर्भाशय में पल रहे भ्रूण RH पॉजिटिव के बीच पाई जाती है। देखो यदि मदर RH नेगेटिव है
और जो बेबी है वो RH पॉजिटिव है, तो फर्स्ट बेबी तो आराम से डिलीवर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फर्स्ट डिलीवरी के दौरान जब अम्बिलिकल कोड को मदर की अम्बिलिकल कोड होती है ना, उससे मदर और बेबी को जो अलग किया जाता है प्लेसेंटा के थ्रू, प्लेसेंटा से कनेक्ट होती है अम्बिलिकल कोड। यदि थोड़ी सी ड्रॉप भी ब्लड की मदर की बॉडी में चली जाती है, तो बेबी का ब्लड RH पॉजिटिव था, तो मदर का जो ब्लड ग्रुप था नेगेटिव, उसके अगेंस्ट क्या बना लेता है, एंटीबॉडी। तो फर्स्ट बेबी तो हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सेकेंड टाइम यदि कोई बेबी वापस से हो रहा है, तो वो ऑलरेडी यदि उसका ब्लड ग्रुप भी RH पॉजिटिव है, तो मदर का जो ब्लड ग्रुप था नेगेटिव वाला, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बना चुका है, तो अब वो सेकंड बेबी सर्वाइव नहीं करेगा, सेकंड बेबी की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी, इसलिए सेकंड प्रेगनेंसी नहीं आ पाएगी। इससे बचने के लिए इसको बोलते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस। इसको क्या बोलते हैं, इरिथ्रोब्लास्टोसिस। इसको रोकने के लिए विद इन 72 आवर्स, जो फर्स्ट प्रेगनेंसी के 72 आवर्स 72 घंटों के अंदर अंदर एंटी RH का इंजेक्शन लगाया जाता है, ताकि सेकंड बेबी क्या हो, सेफ हो। चलो भाई इसको पढ़ लेते हैं। के बीच पाई जाती है अपरा द्वारा पृथक रहने के कारण भ्रूण का RH एंटीजन सगर्भता माता के RH नेगेटिव को प्रभावित नहीं करता, लेकिन फिर भी पहले प्रसव के समय माता के RH नेगेटिव रक्त के शिशु से RH पॉजिटिव के संपर्क में आने की संभावना रहती है, चांस है। ऐसी दशा में माता के रक्त में RH प्रतिरक्षा बनना प्रारंभ हो जाता है, एंटीबॉडी बनना प्रारंभ होता है, और ये प्रतिरोध एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देता है। यदि प्रवृत्ति गर्भावस्था, सेकंड की बात कर रहा है, तो रक्त से RH भ्रूण के रक्त में RH पॉजिटिव प्रतिरक्षा का रिसाव होता है, और इससे भ्रूण की लाल रुधिर कणिकाएं नष्ट हो जाती हैं, और यह भ्रूण के लिए जानलेवा हो सकता है सेकंड बेबी के लिए। उससे रक्त अल्पता या खून की कमी या पीलिया हो सकता है। ऐसे दशा में इरिथ्रोब्लास्टोसिस पिटेलिस कहते हैं, अंडरलाइन कर लेना, ये पूछ सकते हैं क्या होता है। इसे बोलते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस पिटेलिस। क्या बोलते हैं इसे, इरिथ्रोब्लास्टोसिस पिटेलिस, गर्भ रक्ताणु कोरकता कहते हैं। और इस स्थिति से बचने के लिए माता को प्रसव के तुरंत बाद RH प्रतिरक्षा का उपयोग करना चाहिए। देखिए ये RH पॉजिटिव क्या है, बेबी है, और ये मदर क्या है, RH नेगेटिव। तो फर्स्ट प्रेगनेंसी तो इजीली हो जाएगी, लेकिन सेकंड प्रेगनेंसी में ये इसने RH नेगेटिव ने क्या कर लिया, इसके लिए एंटीबॉडी बना दी, ये एंटीबॉडी बना दी, तो ये क्या करेगा, सर्वाइव नहीं करेगा, कौन, सेकंड बेबी। इसलिए 72 घंटों के अंदर अंदर क्या करना होता है, एंटी RH का इंजेक्शन लगाना होता है, ताकि सेकंड बेबी क्या रहे, सेफ रहे। तो यहां तक हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा, किसके बारे में, RH फैक्टर के बारे में। अब हम पढ़ेंगे ब्लड क्लॉटिंग, कि ब्लड कैसे क्लॉट होता है। ब्लड क्लॉटिंग के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, फाइब्रिनोजन प्रोटीन जो प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं। ऐसा नहीं है, और भी फैक्टर होते हैं, टोटल 13 फैक्टर होते हैं जो रिक्वायर्ड होते हैं किसके लिए, ब्लड क्लॉटिंग के लिए। और यहाँ फैक्टर के नेम से क्वेश्चन भी आया था इस बार फर्स्ट ग्रेड में, कि 9 नंबर का जो फैक्टर होता है उसका नाम क्या होता है, क्रिसमस कारक बोलते हैं उसे, क्या बोलते हैं, क्रिसमस कारक। तो यहाँ इन्होंने एनसीईआरटी में कोई फैक्टर के नाम नहीं दिए हुए, वैसे तो 13 फैक्टर होते हैं, 13, लेकिन कुछ फैक्टर, 4 फैक्टर इन्होंने यहाँ बताए हैं, लेकिन सीक्वेंस वाइज नहीं है, लेकिन कुछ फैक्टर के बारे में बताता हूँ कौन से एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। देखिए, किसी चोट या घात की प्रतिक्रिया स्वरूप रक्त स्कंदन होता है। क्या होता है, कहीं पर चोट लग जाती है, थोड़ी देर बाद क्या होता है, ब्लड क्लॉट हो जाता है। यह क्रिया शरीर से बाहर अत्यधिक रक्त स्राव को बहने से रोकती है। क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों होता है? आपने किसी चोट या घात या घाव पर कुछ समय के बाद गहरे लाल व भूरी रंग का झाग अवश्य देखा होगा। यह रक्त का स्कंदन या थक्का होता है, जो मुख्यतः फाइब्रिनोजन, किसका, फाइब्रिन धागों के जाल से बना होता है। इस जाल में मरे तथा क्षतिग्रस्त संगठित पदार्थ उलझे हुए होते हैं। यह फाइब्रिन रक्त प्लाज्मा में उपस्थित एंजाइम थ्रोम्बिन की सहायता से फाइब्रिनोजन से बनते हैं। अंडरलाइन कर लेना, यहां से क्वेश्चन बन सकता है, किसकी सहायता से बनते हैं बेटा, ये एंजाइम थ्रोम्बिन की सहायता से फाइब्रिनोजन से बनते हैं। थ्रोम्बिन की रचना प्लाज्मा में उपस्थित निष्क्रिय प्रोथ्रोम्बिन से होती है। थ्रोम्बिन की जो रचना है वो किससे होती है, प्लाज्मा में उपस्थित निष्क्रिय प्रोथ्रोम्बिन से होती है। पहले प्रो लिखा है तो वो इनएक्टिव है, और थ्रोम्बिन लिखा है तो एक्टिव है। इसके लिए थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम समूह की आवश्यकता होती है। अब ये भी पढ़ो, थ्रोम्बोकाइनेज की रिक्वायरमेंट होती है प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदलने के लिए। यह एंजाइम समूह में, रक्त समूह में प्लाज्मा में उपस्थित अनेक निष्क्रिय कारकों की सहायता से एक के बाद एक अनेक एंजाइम प्रतिक्रियाओं से बनता है।
एक चोट या घात में रक्त में उपस्थित प्लेटलेट्स की विशेष कारकों की मुक्त करने के लिए प्रेरित करती है, जिससे स्कंदन की प्रक्रिया शुरू होती है। क्षतिग्रस्त ऊतकों के द्वारा भी चोट की जगह पर कुछ विशेष कारक मुक्त होते हैं जो स्कंदन को प्रारंभ करते हैं। इस प्रतिक्रिया में कैल्शियम आयन की महत्वपूर्ण भूमिका है। अंडरलाइन कर लीजिए, ये पूछ सकता है कौन सा। कैल्शियम आयन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड क्लोटिंग। ब्लड क्लोटिंग में ये भी एक फैक्टर है, ये 4 नंबर का फैक्टर होता है। कौन सा? कैल्शियम आयन। देखिए क्या होता है, साइट ऑफ इंजरी, कहीं पर कट लग गया, यहां से ब्लड आ रहा है, तो क्लम्ड प्लेटलेट्स एंड टिश्यू रिलीज करते हैं क्या? थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन किस पर काम करता है? थ्रोम्बोकाइनेज पर। और थ्रोम्बोकाइनेज क्या करेगा? ये प्रोथ्रोम्बिन एंजाइम, इस पर कैल्शियम +2 आयन काम करेगा और प्रोथ्रोम्बिन को कन्वर्ट कर दिया जाएगा किसमें? थ्रोम्बिन में। हम पढ़ रहे थे अभी, थ्रोम्बिन इज ए एक्टिव एंड प्रोथ्रोम्बिन इज ए इनएक्टिव, और थ्रोम्बोकाइनेज भी हमने पढ़ा था। अब ये थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो गया। अब फाइब्रिनोजन कन्वर्ट इन अ फाइब्रिन, किस में कन्वर्ट होगा? फाइब्रिन में। और यहां पर ये फाइब्रिन किस पर काम करेगा? डेड एंड डैमेज फॉर्म्ड ऑफ एलिमेंट क्या हो जाएगा? क्लोट हो जाएगा। ब्लड क्या हो जाएगा? क्लोट हो जाएगा। तो यहां पर देखो ये इंजरी हो रही है, वेसल्स का यहां पर काम करिए, और ये प्लेटलेट्स यहां पर प्लग बना दिया, और यहां पर फाइब्रिक क्या हो गए? क्लोट हो गए। इस तरह से पूरा ये नेट बन गया और ब्लड क्या हो गया? हमारा क्लोट हो गया। तो यहां पर कुछ फैक्टर हमने पढ़े, कौन कौन से याद रखना है। एक तो थ्रोम्बोप्लास्टिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन किसको कन्वर्ट करता है? थ्रोम्बोकाइनेज को एक्टिव करता है। और थ्रोम्बोकाइनेज क्या करेगा? ये प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदलेगा, और थ्रोम्बिन किसको? फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में बदलेगा। कैल्शियम +2 आयन इज रेस्पॉन्सिबल रिक्वायर्ड फॉर ब्लड क्लोटिंग। यहां तक हमने ब्लड क्लोटिंग के बारे में पढ़ा। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम हर्ट के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, हर्ट कैसे काम करता है। तो यहां तक आपको जो भी डाउट हो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच। टू द पॉइंट ऑफ एनसीईआरटी मैंने आपको पढ़ाया है, एकदम बिल्कुल एनसीईआरटी की तरह। थैंक यू सो मच।